नमस्कार, मैं गोविंद शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब न्यूज चैनल। हमें खुशी है कि आप कपड़े का व्यापार करते हैं और आपको ये जानना जरूरी है कि जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं उसका उद्भव कैसे हुआ, वो पृथ्वी पे आया कैसे, मानव ने उसको कैसे अपनाया, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। और हमारी टीम ने इसी के ऊपर अनुसंधान किया और अच्छी तरह से शोध करने के बाद आपके लिए कपड़े की उद्भव के बारे में बताया। और कपड़ा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है और आज के परिदृश्य में तो कपड़ा मानव फैशन का प्रतीक बन गया है। और टेक्सटाइल ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो आइए इसकी विकास यात्रा पे प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि कपड़ा मानव जीवन में कैसे आया और कैसे इसका अभिन्न अंग बन गया। कपड़े के इतिहास के अध्ययन से हमें उसकी उपलब्धता, उसके उपयोग और विकास के बारे में पता चलता है। इससे हमें अलग अलग समय में अलग अलग सभ्यताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और सामग्री के बारे में जानकारी मिलती है। वस्त्र के प्रकार और पहनावे से भी हम किसी समाज के सामाजिक रिवाज और संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। कपड़े का इतिहास कितना पुराना है, आइए जानते हैं। पुरुषों और स्त्रियों ने हिमयुग के अंत तक आते आते कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इंसानों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हमने नए जलवायु में प्रवेश किया तब ठंड और गर्मी तथा बरसात से बचने के लिए हमने जानवरों की खाल और वनस्पतियों का उपयोग किया। मजबूरी में शुरू हुआ तन ढकने का यह सफर आगे चलकर शरीर का लगभग अभिन्न सा अंग बन गया। प्राचीन से वर्तमान समय तक कपड़े के उत्पादन का तरीका लगातार विकसित हुआ है। प्रागैतिहासिक विकास 20वीं शताब्दी के आखिर तक प्रागैतिहासिक काल में कपड़े के निर्माण के विकास में कई सारे अध्ययन हुए। इन्हीं स्रोतों से प्रागैतिहासिक के विकास के सुसंगत इतिहास को समझने में मदद मिलती है और प्रमाण बताते हैं कि इंसानों ने लगभग हजारों साल पहले कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। उसके बाद प्राचीन विकास, खाल से सिले हुए वस्त्रों की जगह लेने वाला पहला वास्तविक कपड़ा फेल्ट था। फेल्ट एक प्रकार का कपड़ा होता है, ये कई सारे रेशों को मिलाकर बनाया जाता है। प्राचीन व्यापार के आपस में जुड़े हुए मार्ग के जाल को सिल्क रोड या सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। सिल्क रोड पर व्यापार भारत, चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्शिया एवं रोम के विकास में एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ और इसने आधुनिक दुनिया की नींव रखने में काफी मदद की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भारतीय कॉटन को ऊन से बनी हुई बहुत ही शानदार और खूबसूरत वस्त्र बताया था। जब 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया तब उसके सैनिकों ने कपास से निर्मित कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे क्योंकि ये उनके कपड़ों से ज्यादा आरामदायक थे। एक और अन्य ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो ने भारतीय कपड़ों की जीवंतता का जिक्र किया था और अराइन के अनुसार 130वीं शताब्दी में भारत और अरब के बीच कपास के कपड़ों का व्यापार होता था। मध्यकालीन यूरोप के कपड़ों का इतिहास 21वीं शताब्दी के लिए बहुत प्रेरणादायक स्रोत रहा। रंगाई एवं उनके कपड़ों ने 13वीं शताब्दी में काफी प्रगति की और ये पहनने के लिए बहुत आरामदायक और शानदार वस्त्र थे। इसी दौरान लिनन का उपयोग बहुत मात्रा में होने लगा था। पुनर्जागरण एवं प्रारंभिक आधुनिक काल, इस काल में 4 जगहों का प्रमुखता से विवरण मिलता है। पहला पुनर्जागरण यूरोप, दूसरा प्रारंभिक आधुनिक यूरोप, तीसरा भारत और चौथा पूर्व उपनिवेशिक उत्तरी अमेरिका। अगर हम भारत की बात करें तो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत वस्त्र के निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। 1750 तक भारत अकेला दुनिया के कपड़ा औद्योगिक उत्पादों का 25% उत्पादन करता था। निर्माण उद्योग में कपड़ों का निर्माण सबसे बड़ा उद्योग था और उसमें भी कॉटन के कपड़ों का निर्माण प्रमुख था, जैसे थान, केली, लौस एवं मलमल। इसके बाद औपनिवेशिक काल, फिर आया औद्योगिक क्रांति वाला युग। इस दौरान कपड़ों का उत्पादन भाप के इंजन और वाटर व्हील से चलने वाली मशीनों के द्वारा होने लगा। व्यापार छोटे छोटे घरों से निकलकर
बड़े बड़े कारखानों में जाने लगा और बहुत बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। लेकिन इसके साथ ही हाथ से निर्मित कपड़े का उत्पादन भी जारी रहा। 19वीं शताब्दी में सिलाई की मशीन ने कपड़े के उत्पादन को व्यवस्थित बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। औद्योगिक क्रांति के बाद 20वीं शताब्दी में कंप्यूटरीकृत निर्माण नियंत्रण प्रणाली का आविष्कार हुआ और इसने कपड़े और इसके साथ ही सिंथेटिक फाइबर के नए प्रयोग एवं उपयोग का रास्ता प्रशस्त किया। तो आइए इसके कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। संगठन और शिक्षा। इस दौरान वस्त्र उद्योग में काम करने वाले लोगों ने संगठन बनाना शुरू किया और साथ ही इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। उसके लिए शिक्षा की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए वस्त्र से संबंधित शिक्षण संस्थान खोले गए। नए प्रयोग। बदलती जीवन शैली, कार्य एवं मांग की जरूरतों के हिसाब से कपड़े के उत्पादन में भी नए नए प्रयोग होने लगे और कपड़े को कैसे और अधिक लचीला टिकाऊ बनाया जा सके इस पर शोध होने लगा और ये सब मशीनों के उपयोग से काफ़ी आसान होता गया। रंग रोधन तकनीक के विकास ने मुश्किल से रंगी जाने वाले प्राकृतिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर के रंग रोगन को भी आसान बना दिया। सिंथेटिक फाइबर। पेट्रोलियम एवं रसायन व्यापार के संघों के प्लास्टिक के आविष्कार की बदौलत कृत्रिम फाइबर बनाना संभव हो पाया। फाइबर स्पिनिंग व नियंत्रण प्रणाली के द्वारा फाइबर के डायामीटर एवं आकार को नियंत्रित किया जाता है और शायद इसलिए सिंथेटिक फाइबर को प्राकृतिक फाइबर की तुलना में ज़्यादा सटीकता से बनाया जा सकता है। नायलॉन, पीटीएफई, पॉलिएस्टर, स्पंडेक्स और केवलर फाइबर का आविष्कार 1930 से 1970 के बीच हुआ था। स्वचालन और संख्यात्मक नियंत्रण। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में औद्योगिक क्रांति का विकास जारी रहा। जैसे कि मशीनों का कंप्यूटरीकरण पहले से ही हो चुका था, तो स्मॉल स्केल इलेक्ट्रॉनिक तथा माइक्रो कंट्रोलर के विकास ने मशीनों की क्षमता व कार्य करने के तरीकों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए, जब तक कि 1960 के दशक में पुरानी मशीन को कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम से नहीं जोड़ा गया। इसके बाद मशीनों की क्षमता एवं कुशलता से बहुत अधिक सुधार हुआ। 1983 में बोनस मशीन कंपनी लिमिटेड ने पहली कंप्यूटर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड लूम्स पेश की। आपने देखा कि किस तरह से कपड़े का उद्भव हुआ, किस तरह से ये मानव जीवन का एक हिस्सा बनकर उपयोगी चीज बन गया। इसी प्रकार हम अगले एपिसोड में आपको भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ नियमित रूप से बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी उपयोगी वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।